चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सो बच्चों पहला हमारे पास जो सवाल आया है दोस्तों वो है हमारे पास अबाउट दिस कार्बिल अमीन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, कार्बिल अमीन रिएक्शन को लेकर के हमारे पास ये सवाल आया। देखिए बच्चों, ऑल्दो कार्बिल अमीन जो रिएक्शन है ये भैया है तो हमारी अमीन चैप्टर की रिएक्शन, लेकिन चूंकि बच्चों कार्बिल अमीन रिएक्शन में यूज होता है क्लोरोफॉर्म और इस रिएक्शन में बच्चों जो बनता है इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन, इन दोनों कारणों से ये जो रिएक्शन है हमारी ये एल्किल हैलाइड में पूछी जा सकती है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म एल्किल हैलाइड चैप्टर का एक मेंबर है। इट्स अ क्लोरीनेटेड कंपाउंड, इट्स एन हैलोजिनेटेड कंपाउंड, और इस रिएक्शन में बच्चों जो इंटरमीडिएट बन रहा है विच इज कार्बिन, वो एल्कोहल चैप्टर में रीमर टीमन रिएक्शन में ही बच्चों बनता है। ठीक है, तो इस सवाल को हम एकदम लेजिटिमेट वे में बच्चों एल्किल हैलाइड चैप्टर में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों सवाल क्या है, कार्बिल अमीन रिएक्शन। पहले तो कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? कार्बिल अमीन एक रिएक्शन है जिसमें कि ऑल प्राइमरी अमीन्स, कौन? ऑल प्राइमरी अमीन, जितनी भी बच्चों प्राइमरी अमीन है, डू रिमेंबर एलिफैटिक भी चलेंगी एरोमेटिक भी चलेंगी, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों। सो एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ऐसे अमीन जिसमें नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, जब हम इसको क्लोरोफॉर्म और 3 NaOH या KOH से ट्रीट करते हैं, ठीक है, हमें 3 मोल बच्चों बेस के चाहिए, तो रिएक्शन के दौरान बच्चों होता क्या है? रिएक्शन के दौरान बच्चों होता क्या है, ये जो 3 क्लोरीन है ये 3 K के साथ रिएक्ट करके 3 KCl बना लेंगे। जो 3 क्लोरीन है बच्चों वो 3 K के साथ बच्चों 3 KCl बना लेंगे। 3 ये जो H हैं, कौन? ये एक H और ये 2 H, ये दोनों मिल करके इस OH के साथ 3 पानी मॉलिक्यूल बना लेंगे, 3 पानी के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, जो क्लोरीन है CH3Cl3 में जो क्लोरीन है वो K के साथ KCl बना लेगा। जो 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के और 1 हाइड्रोजन क्लोरोफॉर्म का, वो 3 OH के साथ रिएक्ट करके 3H2 बना लेंगे। एंड द रिमेनिंग पार्ट, क्या रिमेनिंग पार्ट? ये कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर के एक बदबूदार कंपाउंड बच्चों बनाएंगे विच इज आइसोसाइनेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस रिएक्शन में आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल का बच्चों फॉर्मेशन होता है। ये हमारी है कार्बिल अमीन रिएक्शन या फिर कार्बिल अमीन टेस्ट। क्यों हम इसको एक टेस्ट के तौर पे यूज करें? क्योंकि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है इट हैज वेरी वेरी बैड स्मेल। हम इसको इसकी स्मेल से बच्चों पहचान लेते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि भैया रिएक्शन हो गई है। वो सारी रिएक्शन जिसमें हमारे सेंसेस रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें कुछ दिखता है, हमें कुछ सुंघाई देता है, कुछ सुनाई देता है या सूंघने को मिलता है, उन सबको हम रिएक्शन को एक टेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। सो कार्बिल अमीन रिएक्शन इज गिवन बाय ऑल, कार्बिल अमीन रिएक्शन इज गिवन बाय ऑल एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास सवाल था इन कार्बिल अमीन रिएक्शन द मेन प्रोडक्ट इज आइसोसाइनेट, द मेन प्रोडक्ट इज आइसोसाइनेट। अच्छा, यहां पे एक और चीज याद रखना बच्चों, कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म और KOH या NaOH का मिक्सचर बच्चों यूज होता है। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है बच्चों, इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है वो रीमर टीमन रिएक्शन की ही तरह कार्बिन यूज होता है। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है? कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है? डाइक्लोरोकार्बिन। कार्बिन बच्चों एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि इसके पास क्या मौजूद है? एम्प्टी p ऑर्बिटल। इसके पास क्या मौजूद है? एम्प्टी p ऑर्बिटल, इसका ऑक्टेट नहीं पूरा है, तो इट इज लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये बेंजीन पे भी रिएक्ट कर सकता है, कई जगह रिएक्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन का दीवाना है। ठीक है, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो फ्रेंड्स इतनी बातें बच्चों हमको कार्बिल अमीन से संबंधित पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये चीज कार्बिल अमीन टेस्ट कौन देते हैं? सारे एलिफैटिक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन देते हैं, सिर्फ प्राइमरी अमीन। रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म NaOH यूज होता है और रिएक्शन में क्या बनता है? बदबूदार आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल कंपाउंड। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों, 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटाश। अल्कोहलिक पोटाश 1 क्लोरोब्यूटेन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा बच्चों? ब्यूटेन, 4 कार्बन बना लिया हमने, 1 पे क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, बाकी सब जगह कार्बन की वैलेंसी पूरी कर ली हमने। सो वी हैव दिस 1 क्लोरोब्यूटेन। इसको हम किससे ट्रीट कर रहे हैं बच्चों? अल्कोहलिक KOH से। हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ बच्चों ट्रीट कर रहे हैं, तो हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? अगर हम एल्किल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करते हैं तो बनता है E2 रिएक्शन, एक्वस KOH से ट्रीट करते हैं तो बनता है SN2 रिएक्शन। ठीक है भाई, ये चीज याद रखना, E2 एंड SN2। अब क्या होता है बच्चों प्रोडक्ट? अगर रिएक्शन में हम अल्कोहलिक पोटाश यूज करें, मतलब अल्कोहलिक KOH यूज करें, तो क्या होगा बच्चों? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या होगा बच्चों? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगी। अब ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है? रिएक्शन के दौरान तुमको डी मतलब निकालना है,
रिएक्शन के दौरान तुमको डी मतलब निकालना है किसको, हाइड्रोजन और हैलोजन को निकालना है। तो रिएक्शन के दौरान ये हैलोजन निकलेगा और ये बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन, बच्चों बाजू वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो ये दोनों बंदे निकलेंगे और इन दोनों बंदे के निकलने से हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी CH3 CH2 एंड देन CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भाई। हमको ये एल्कीन मिलेगी रिएक्शन के दौरान बच्चों, हमको ये एल्कीन यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन के दौरान वी विल गेट 1 ब्यूटीन, हमें भाई 1 ब्यूटीन मिलेगा। अच्छा, इस रिएक्शन से संबंधित एक बात को याद रखना, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, मतलब रिएक्शन में हमेशा कौन निकलेगा, हैलोजन और बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन, जिसे क्या कहते हैं बीटा हाइड्रोजन, इसे क्या कहते हैं बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिएक्शन के दौरान हैलोजन और बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल होगा एंड वी विल गेट एल्कीन। व्हाट एल्स वी विल गेट, जब हम इस रिएक्शन में बच्चों एक्वस KOH यूज करते हैं तो रिएक्शन में क्या होता है, SN2 होता है, OH माइनस आता है बच्चों। रिएक्शन में एक्वस KOH जब यूज करते हैं OH माइनस आता है और बच्चों हैलोजन की जगह आकर के लग जाता है। सो व्हाट वी गेट CH3 CH2 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 OH, जहां पर भी Cl है उसकी जगह पे बच्चों OH लग जाएगा, वी विल गेट सिंपल एल्कोहल। याद रखना एक्वस KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन होगा और अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन होगा, रट लो इस चीज को, ध्यान रखना। अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहलाती है, रिएक्शन में हमारा हैलोजन और बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और एक्वस KOH में क्या होगा, हैलोजन की जगह पर OH आ जाएगा, ठीक है। ये चीज बच्चों याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कन्वर्जन में इस चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं, कन्वर्जन में हम लोग इस चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं, ठीक है। चलिए अगली चीज, द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर हम बच्चों प्रोपीन के ऊपर दोस्तों, अगर हम प्रोपीन के ऊपर HCl ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो रिएक्शन के दौरान बच्चों क्या इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। देखो बच्चों, हम लोग अगर एल्कीन के ऊपर HBr प्लस पेरोक्साइड लेते हैं, तो क्या होगा। हम लोग एल्कीन के ऊपर सिर्फ HBr लेते हैं बच्चों, तो क्या होगा। ये बच्चों हमारे पास सवाल है, सिर्फ HBr लेंगे तो क्या होगा, HBr के साथ पेरोक्साइड लेंगे तो क्या होगा। देखो बच्चों, अगर हम लोग रिएक्शन में सिर्फ HBr ऐड करते हैं तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, H प्लस और Br माइनस मिलेगा। HBr से क्या मिलेगा, H प्लस और Br माइनस मिलेगा। एल्कीन का इलेक्ट्रॉन देकर के, एल्कीन के पाई बॉन्ड को देकर के H प्लस उसकी तरफ आकर्षित होगा, तो रिएक्शन में क्या होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और हमें रिएक्शन के दौरान मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ब्रोमीन और लेस पे H ये मिलेगा। रिएक्शन के दौरान कौन अटैक करेगा, H प्लस। किसका अटैक होगा, H प्लस का। H प्लस का अटैक होगा पहले, बाद में अटैक होगा Br माइनस का। जब हम इस रिएक्शन में बच्चों HBr के साथ पेरोक्साइड डालते हैं तो हो जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ब्रोमीन आएगा। ब्रोमीन कहां आएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आएगा एंड हियर वी विल गेट CH3 CH CH2। Br कहां पे आएगा, मोर पे या लेस पे। Br बच्चों आएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे Br आएगा और मोर पे H आएगा। इस रिएक्शन के दौरान बच्चों जो इंटरमीडिएट होता है दैट इज Br डॉट। यहां पे रिएक्शन में कौन इंटरमीडिएट होता है, रेडिकल। ये रेडिकल रिएक्शन होती है बच्चों, ठीक है ये चीज। अच्छा, अब अगर हम यही चीज HCl के साथ पेरोक्साइड डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, याद रखना एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट वर्क्स ओनली विद HBr। पेरोक्साइड का जो असर है बच्चों सिर्फ HBr के साथ होगा। अगर आपने HBr के अलावा कुछ और लिया तो पेरोक्साइड का होना ना होना बराबर है, होने ना होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। सो अगर हमने HBr के साथ पेरोक्साइड डाला तब तो कुछ चीजें होंगी, रिएक्शन में बदलाव होंगे, लेकिन अगर HBr के अलावा किसी और के साथ पेरोक्साइड डाला, HCl के साथ, HI के साथ, HF के साथ, तो पेरोक्साइड का होना ना होना इज सेम। तो मतलब एल्कीन के ऊपर हम HCl डालें या एल्कीन के ऊपर HCl प्लस पेरोक्साइड डालें, दोनों केस में सेम चीज होगी। अब HCl डालने पे क्या होगा, वही होगा जो HBr डालने पे होता था। HCl से क्या मिलेगा, H प्लस और Br माइनस, सॉरी H प्लस और Cl माइनस। पहले कौन अटैक करेगा, एल्कीन का पाई बॉन्ड देकर के H प्लस अटैक करेगा। तो बच्चों क्या होगा, सीधे सीधे मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा क्योंकि पेरोक्साइड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे क्लोरीन, लेस पे H, ये भैया हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस केस में बच्चों जो इंटरमीडिएट होगा बच्चों वो होगा हमारा कार्बोकेटाइन, क्योंकि H प्लस अटैक करेगा एल्कीन के ऊपर, वी विल गेट 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, जिसके ऊपर बाद में बच्चों Cl माइनस अटैक करेगा। तो इस केस में बच्चों क्या होगा, ये हमारा बच्चों कार्बोकेटाइन बनेगा। रेडिकल कब बनता, अगर HBr के साथ पेरोक्साइड होता। अगर HBr के साथ पेरोक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड HBr के साथ नहीं है, तो पेरोक्साइड के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट इज गोइंग टू बी नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। बेसिकली पेरोक्साइड का असर सिर्फ HBr के साथ होता है, इस चीज को लिख लो, ठीक है। चलिए
Which of the following reaction is most suitable? Which of the following reaction is most suitable for preparation of N-propylbenzene? ठीक है बच्चों, हमेशा की तरह मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि हमारी ये जो क्लासेस हैं दे आर रिवीजन कम प्रैक्टिस क्लासेस, मतलब हमने इस चैप्टर को अपने लेवल पे तैयार कर लिया है। लास्ट मोमेंट पे पहले बच्चों एग्जाम से जस्ट पहले हम चीजों को ब्रश अप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, ये बच्चों हमारा यहाँ पे सारा का सारा खेल है। तो उम्मीद बच्चों पूरी है, ये वीडियो आप तभी देख रहे हैं जब आपने अपने नोट से पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लिया है तब। ठीक है, सो दैट लास्ट मिनट पे आप सारी चीजों को रिकॉल कर सके, गलतियां ना होने पाए। ठीक है, यही बच्चों इसका फंडा है। Which of the following reaction is most suitable for preparation of N-propylbenzene? N-propylbenzene बच्चों क्या हम लोग बना रहे हैं, बेंजीन के साथ क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, प्रोपिल ग्रुप। बेंजीन में क्या ऐड किया जा रहा है बच्चों, प्रोपिल ग्रुप ऐड किया जा रहा है, प्रोपिल ग्रुप। अब बच्चों याद रखो, कभी भी अगर हम एरोमेटिक के साथ एक एलिफेटिक ग्रुप जोड़ते हैं, एरोमेटिक के साथ एक एलिफेटिक ग्रुप जोड़ते हैं, इसे कहते हैं एल्किल बेंजीन। तो इसको बनाने का तरीका क्या है बच्चों, बनाने का बच्चों तरीका क्या है, बेंजीन में कोई कार्बन की चेन जोड़ रहे हैं तो उसको बनाने का तरीका क्या है बच्चों, पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस कार्य के लिए दो चीजें होती हैं बेस्ट। दो तरीके से हम इस कार्य को बच्चों अचीव कर सकते हैं, दो तरीकों से। कैसे अचीव कर सकते हैं, दो तरीकों से बच्चों हम लोग इस कार्य को अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला कार्यक्रम बच्चों, सबसे पहला कार्यक्रम जो इस चीज को करने के लिए बेस्ट है बच्चों, वो क्या है हमारा, वो है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, बेंजीन में कभी भी कार्बन की चेन जोड़नी है तो बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये बच्चों इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में वी टेक बेंजीन नहीं, क्योंकि बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, और हमने क्या लेना है बच्चों, एल्किल हैलाइड। हमने क्या लेना है बच्चों, एल्किल हैलाइड। हमने क्या लेना है बच्चों, एल्किल हैलाइड। सो बेंजीन के ऊपर हमने एल्किल हैलाइड ऐड करना है, और साथ में क्या डालना है बच्चों, AlCl3। AlCl3 क्या है, लुइस एसिड है। लुइस एसिड आएगा, क्लोरीन ले जाएगा, और क्लोरीन के जाते यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन, प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बन पे प्लस आ जाएगा, एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। हालांकि इस चीज में बच्चों एक प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है तो ये रीअरेंज कर जाएगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री बन जाएगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट असलियत में बनेगा वो ये नहीं बनेगा, वो ये नहीं बनेगा, बल्कि ये बनेगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन बनेगा। बट कभी भी कार्बन चेन जोड़नी तो जहन में बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आनी चाहिए। बेंजीन में कार्बन की श्रृंखला को जोड़ने का यही तरीका है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बट इसमें रीअरेंजमेंट होता है। चलो भाई, ये एक चीज होगी। हालांकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम मात्रा में बनेगा, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट वाला है। दूसरा तरीका बच्चों क्या है बच्चों, दूसरा तरीका है हमारा वुड्स रिएक्शन के ही जैसी एक रिएक्शन, विच इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में जहां हम दो एल्किल हैलाइड को आपस में मर्ज करते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन में हम लोग एक एल्किल हैलाइड और एक एरोमेटिक हैलाइड को बच्चों मर्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, सोडियम आएगा और दोनों क्लोरीन को ले जाएगा, और ये दोनों क्लोरीन निकलने के बाद मर्ज करके ये दोनों ग्रुप आपस में मर्ज करके ये बना लेंगे। तो बच्चों इस कार्य को करने के दो तरीके होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ये प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि रीअरेंज हो जाएगा। तो यहां पे बच्चों जो सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों वो है हमारा वुड्स फिटिक रिएक्शन। बच्चों इस कार्य को करने का जो बेटर तरीका है बच्चों वो है वुड्स फिटिक रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन में कोई कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, रेडिकल बनता है, और रेडिकल में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कार्बोकेटाइन से कम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये यहां पर कार्यक्रम रहेगा। तो द करेक्ट आंसर इज सी बच्चों करेक्ट आंसर है। हम आपको बच्चों सिर्फ सवाल नहीं करा रहे, बल्कि सवाल के साथ साथ उसकी थ्योरी भी बच्चों करा रहे हैं, और वही हमारा होना चाहिए लास्ट मोमेंट पे। चलिए, हेलो फॉर्म रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस विद ये। बच्चों देखिए, मैं हमेशा बच्चों को ये चीज समझाता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक चैप्टर नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी बच्चों सवाल बनते हैं वो सारे चैप्टर्स के बच्चों मिक्सअप होकर के सवाल बनते हैं। यही हम बच्चों शुरू से बच्चों को बताते आ रहे हैं, यही बच्चों हम देखते आ रहे हैं। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों तब तक मास्टरी नहीं कर सकते जब तक आपने एल्किल हैलाइड के साथ साथ एल्कोहल भी नहीं पढ़ा हुआ है। सो डोंट कंप्लीट जस्ट एल्किल हैलाइड, कंप्लीट बोथ चैप्टर्स एंड देन सी दोस वीडियोस। यही बच्चों तरीका होता है। अब देखो, जैसे कि यहां पर ये जो टेस्ट आ गया बच्चों, ठीक है, ये जो हेलो फॉर्म रिएक्शन की बात हो रही है, ये एल्कोहल चैप्टर में भी है, ये टेस्ट हमारा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी है। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो हमारे को तो सिलेबस में एल्किलाइड एल्कोहल है, बट हमको ये सवाल कहीं पर भी मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन वर्जन में यूज होता है। सो हेलो फॉर्म रिएक्शन की बच्चों बात कर रहे हैं। ठीक है, हेलो फॉर्म रिएक्शन की बात करें बच्चों। देखो, हेलो फॉर्म रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसका एक स्पेसिफिक फॉर्म है आयोडो फॉर्म।
आयोडोफॉर्म वो हेलोफॉर्म रिएक्शन है जिसमें कि आयोडीन यूज होता है। कौन सी रिएक्शन होती है? हमने यूज करना होता है NaOH और हमने यूज करना है आयोडीन। जब हम NaOH और आयोडीन का मिक्सचर, जब हम बच्चों NaOH और आयोडीन का मिक्सचर कहाँ यूज करते हैं? ऐसे एल्डिहाइड कीटोन में यूज करते हैं जहां पर ये एंटिटी मौजूद है। याद रखना, ये एंटिटी कहां पे मौजूद है? एल्डिहाइड और कीटोन, किसी और जगह नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड मत ले लेना, अमाइड मत ले लेना। सो ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन, बी स्पेसिफिक विद माय टर्म एल्डिहाइड कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जहां पे ये एंटिटी मौजूद है। और या फिर बच्चों ऐसे एल्कोहल जहां पर ये एंटिटी मौजूद है। जब ऐसे एल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन, जब ऐसे एल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन जिनमें ये या ये एंटिटी मौजूद है, उनको जब हम आयोडीन और NaOH से रिएक्ट करते हैं तो बच्चों हो जाती है क्या? आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है? मॉलिक्यूल का बच्चों सबसे पहले ये पार्ट, मॉलिक्यूल का बच्चों सबसे पहले ये पार्ट ब्रेक हो जाता है और आयोडीन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है आयोडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना CHCl3, वैसे ये आयोडोफॉर्म। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी। आयोडोफॉर्म क्या बन जाता है? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म येलो पीपीटी होता है, क्लोरोफॉर्म तो सॉल्यूशन होता है, आयोडोफॉर्म एक प्रेसिपिटेट है, येलो पीपीटी है। तो इसके बनने को हम देख लेते हैं, इसके बनने को हम लोग बच्चों तुरंत देख लेते हैं चीजें। ठीक है, सो जब हम रिएक्शन में ये यूज करते हैं, वी गेट आयोडोफॉर्म एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, वी गेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, ये चीज है। तो फ्रेंड्स हमसे सवाल पूछा जा रहा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस विद क्या? किसके साथ बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी? हेलोफॉर्म मतलब इन जनरल आयोडोफॉर्म रिएक्शन ही, बस आयोडोफॉर्म में हैलोजन स्पेसिफिक है, हेलोफॉर्म में हैलोजन कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो अगर हमने इस रिएक्शन में आयोडीन की जगह कोई और हैलोजन ले लिया तो वो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, कोई भी रिएक्शन हो सकती है। तो वही बच्चों जनरल हेलोफॉर्म रिएक्शन कह के हमको संबोधित कर रहे हैं, हमको बच्चों स्पेसिफाई कर रहे हैं। सो प्रोपेन टू ओन, ये हो गया प्रोपेन टू ओन, ये हो गया प्रोपेन टू ऑल, ये हो गया प्रोपेन टू ऑल, ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन, और ये हो गया एथेनॉल। अब बच्चों देखिए, जो चीजें मैंने आपको बोली, हमें ये स्ट्रक्चरल एंटिटी और ये स्ट्रक्चरल एंटिटी को चेक करना है। यहां पर ये स्ट्रक्चरल एंटिटी मौजूद है, मतलब यहां पे ये रिएक्शन होगी। यहां पर ये स्ट्रक्चरल एंटिटी मौजूद है, मतलब यहां पर भी ये रिएक्शन होगी। यहां पर भी ये स्ट्रक्चरल एंटिटी मौजूद है, यहां पर भी ये रिएक्शन होगी। लेकिन यहां पर CH3CHOH भी नहीं है, CH3CO भी नहीं है, तो यहां पर बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। जो हमारा आंसर है सवाल में कि किस मॉलिक्यूल में बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी, आंसर है डी। बच्चों डी में हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी, डी में बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है भाई, ये चीज याद रखिएगा। चलिए साहब आगे बढ़ते बच्चों अगले सवाल पे। ड्यूरिंग हैलोजिनेशन ऑफ एन एल्केन द ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉलोज द ऑर्डर। ठीक है, ड्यूरिंग द हैलोजिनेशन ऑफ एन एल्केन द ईज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉलोज द ऑर्डर। बच्चों कौन सी रिएक्शन की बात करें? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जब हम एल्केन में, फ्रेंड्स जब हम एल्केन में हैलोजन डालते हैं, जब हम बच्चों एल्केन में हैलोजन डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब हम बच्चों एल्केन में हैलोजन डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो रिएक्शन होती है एंड वी गेट दिस स्टफ। रिएक्शन होती है एंड वी गेट दिस स्टफ। क्या होता है रिएक्शन के दौरान? एल्केन का एक हाइड्रोजन निकल जाता है और उसकी जगह पर एक हैलोजन आ जाता है। दिस इज बच्चों FRS रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन में एकमात्र बच्चों यही रिएक्शन होती है। एल्केन में बच्चों सिर्फ और सिर्फ यही रिएक्शन होती है, एल्केन में कोई और रिएक्शन होती ही नहीं। तो जब हम एल्केन में बच्चों हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एल्केन में बच्चों बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो सिर्फ यही रिएक्शन होती है, या तो यूवी लाइट या फिर 500 डिग्री टेम्परेचर पे। तो जब हम एल्केन को बच्चों ट्रीट करते हैं तो ये हमें मिलता है, हाइड्रोजन हट जाता है, उसकी जगह हैलोजन आ जाता है। अब बच्चों एल्केन में तो बहुत सारी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो सवाल ये आता है कौन सा हाइड्रोजन पहले रिप्लेस होगा? तो बेटा वो हाइड्रोजन पहले रिप्लेस होता है जहां पे रेडिकल अच्छे से बनता है। अब रेडिकल कहां पे अच्छे से बनता है? अगर हमारा रेडिकल डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे है तो स्टेबल होगा, बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे तो स्टेबल होगा। तो बच्चों इन दोनों कार्बन पे FRS रिएक्शन सबसे तेज होती है। इन दोनों कार्बन पे बच्चों FRS रिएक्शन सबसे तेज होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे तेज होती है। उसके बाद 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, देन 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच है, उस कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्शन बहुत तेजी से होगी। जैसे कि मेरा कहने का तात्पर्य है ये
इस CH बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन बहुत तेज होगी क्योंकि इस कार्बन पे ऑलरेडी 3 कार्बन अटैच है, तो इट्स अ टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन पे FRS बहुत तेज होती है क्योंकि रेडिकल हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होता है। ठीक है, तो बेटा उसके बाद होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सवाल पूछ रहा है कहां पे बच्चों FRS रिएक्शन तेज होगी, हैलोजिनेशन रिएक्शन तेज होगी, तो बेटा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये चीज है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। Which of the following is likely to decompose on standing in presence of sunlight? अब बच्चों देखो ये सवाल है, ये सवाल है बच्चों, देखो यही चीजें हैं। हम सिर्फ किताब में जब बच्चों खुद से पढ़ाई करेंगे तो कुछ पॉइंट हो सकते हैं आप मिस कर जाएं, बट अगर हम कोई एक एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ आपको कोई रिवीजन कराएगा तो आपको बेटा बहुत सारी चीजें बताएगा जो कि हमारे को बच्चों लास्ट मिनट पे याद रखनी चाहिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बच्चों ये वीडियोस हम बहुत मेहनत के साथ आपके लिए बना रहे हैं, प्लीज आप इनका बच्चों पूरा एडवांटेज ले। यही बच्चों हमारी आपसे गुजारिश है, यही बच्चों हमारी आपसे अपील है, यही हमारी दुआ है कि हमारी इस मेहनत का बच्चों आपके लिए कुछ सदुपयोग हो सके। Which of the following compound is likely to decompose on standing in presence of sunlight? ठीक है बच्चों, देखिए हमें वेरियस एल्किलाइड दिए गए, हमसे पूछ रहे कौन सा एल्किलाइड है जो डिकम्पोज कर सकता है। बच्चों देखो कोई भी डिकम्पोजिशन में क्या होगा, रिएक्शन, कोई भी मॉलिक्यूल कब डिकम्पोज होगा, जब उसके बॉन्ड जो होंगे वो अनस्टेबल होंगे। डिकम्पोज कौन होगा, जिसमें जो बॉन्ड है वो स्टेबल नहीं है। सो यहां पर वो एल्किलाइड पहले डिकम्पोज होगा जिसके बॉन्ड बच्चों कमजोर है। ठीक है, अब बच्चों देखो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत मजबूत होता है क्योंकि फ्लोरीन छोटा एटम है, छोटे एटम का बॉन्ड मजबूत होगा। कार्बन क्लोरीन थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, मतलब फ्लोरीन जितना तो नहीं बट वो भी थोड़ा सा स्ट्रांग है। सबसे स्ट्रांग सबसे मजबूत बॉन्ड है ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बच्चों सबसे मजबूत है। कार्बन फ्लोरीन बच्चों सबसे मजबूत है क्योंकि फ्लोरीन छोटा एटम है, मजबूत बॉन्ड बनाएगा। सो ये सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है। इसके बाद बच्चों बारी है इसकी, इसके बाद बारी है इसकी। सबसे जो वीक बॉन्ड है, सभी एल्किलाइड में जो सबसे वीक बॉन्ड है बच्चों वो ये है। कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड बच्चों सबसे कमजोर है क्योंकि आयोडीन बड़ा एटम है। आयोडीन बड़ा एटम है तो उसका जो बॉन्ड बनेगा क्या होगा, बहुत लंबा होगा, लंबा होगा, तो ये बॉन्ड वीक होगा। लंबा बॉन्ड कमजोर होता है, तो जरा सी भी हम लाइट इसके ऊपर डालेंगे तो बच्चों लाइट की एनर्जी से ये बॉन्ड टूट सकता है। सो बच्चों एल्किल आयोडाइड्स आर गोइंग टू बी दोज एल्किलाइड व्हिच कैन डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बच्चों ये चीज है, देखिए कितने बढ़िया से बच्चों खूबसूरती से हमको सवाल को घुमा करके बच्चों पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं। दिस रिएक्शन अकर्स थ्रू विच मैकेनिज्म। ठीक है, हमसे पूछ रहा है ये रिएक्शन किस तरह से करेंगे। दोस्तों देखिए जब हम नॉर्मली एल्किल हैलाइड को, दोस्तों जब हम नॉर्मली एल्किल हैलाइड को एक्वस NaOH या KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो रिएक्शन बच्चों जनरली टेक प्लेस थ्रू SN2 रिएक्शन। रिएक्शन बच्चों नॉर्मली टेक प्लेस थ्रू SN2 रिएक्शन। रिएक्शन भाई नॉर्मली SN2 से होती है। हैलोजन जाएगा और OH आएगा, हैलोजन बच्चों जाएगा और OH आएगा। ठीक है, सो जब हम लोग एल्किल हैलाइड को बच्चों, जब हम लोग एल्किल हैलाइड को एक्वस NaOH या एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो रिएक्शन में बच्चों OH आ जाता है और हैलोजन चला जाता है। इस रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीशीज है दैट इज OH माइनस, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत तगड़ा नेगेटिव चार्ज है तो ये रिएक्शन बच्चों SN2 से होती है। SN2 रिएक्शन कब होती है, व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रांग, इट इज नेगेटिवली चार्ज। OH माइनस, CN माइनस, इन सब के केस में SN2 होती है। बट द प्रॉब्लम विद SN2 इज बच्चों वेरी वेरी सेंसिबल। SN2 इज वेरी वेरी बच्चों ससेप्टेबल टुवर्ड्स स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चों सेंसिटिव होती है बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए। अगर मॉलिक्यूल में बच्चों जरा सा भी स्टेरिक हिंड्रेंस होता है तो SN2 का रेट बहुत स्लो हो जाता है। सो SN2 का बच्चों जो रेट होता है दैट इज 1 डिग्री एल्किलाइड फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किलाइड में SN2 बहुत कम होती है। 3 डिग्री एल्किलाइड में SN2 हम बच्चों कहते होती ही नहीं। तो हमसे अगर पूछा जाए यहां पर अगर एल्किलाइड नॉर्मल होता तो हम कहते हैं ये रिएक्शन भाई SN2 से होगी। लेकिन अगर हमको बोला जाए कि यहां पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और वहां पे बच्चों अगर हमको OH माइनस दे दिया जाए तो बेटा याद रखो यहां पर SN2 से तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है। 3 डिग्री एल्किलाइड में SN2 तो होती ही नहीं है, SN2 होगी नहीं। अगर रिएक्शन होगी 3 डिग्री एल्किलाइड में बच्चों, अगर रिएक्शन हो रही है, अगर हो रही है 3 डिग्री एल्किलाइड में अगर रिएक्शन हो रही है तो बच्चों SN1 से ही होगा। ये चीज याद रखो, 3 डिग्री मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट कर रहा है तो बच्चों रिएक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी करेगा जब वो SN1 से करेगा। तो ऑल्दो बेटा यहां पे जो रिएजेंट से दे फेवर SN2, बट चूंकि यहां पर दूसरा रिएजेंट SN2 के लिए बहुत सेंसिटिव होगी नहीं, उसमें SN2 संभव ही नहीं। अगर होगी रिएक्शन जो कि लिख करके दे रहा है हो रहा है,
बोल रहा है हमको कि प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर प्रोडक्ट बनेगा तो किससे बनेगा, SN1 से बनेगा। तो हम बच्चों यहाँ पे जो सही आंसर है वो SN1 मार्क करेंगे। तो रिएक्शन के दौरान होगा क्या, पहले एल्किल हैलाइड ब्रेक करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर इस कार्बोकेटाइन के ऊपर OH माइनस अटैक करके ये होगा। ये बच्चों यहाँ पे सही तरीका है। अगर यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होता हम SN2 कहते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 कहते हैं, मेथिल हैलाइड SN2 कहते हैं, बट 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में हम SN2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में SN2 होती ही नहीं है। ये बात बच्चों याद रखिए, ठीक है। चलिए साहब, KCN रिएक्ट्स रेडली टू फॉर्म साइनाइड विद, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। बच्चों देखिए, अगर हम एल्किल हैलाइड में फ्रेंड्स अगर हम एल्किल हैलाइड में KCN डालते हैं और AgCN डालते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें CN माइनस मिलता है। बट CN माइनस एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जहां पर 2 एटम के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये 2 जगह से अटैक कर सकता है, कार्बन से भी, नाइट्रोजन से भी। जब हम KCN डालते हैं तो अटैक होता है बच्चों कार्बन से, एंड वी गेट साइनाइड, और जब हम AgCN डालते हैं तो अटैक होता है नाइट्रोजन से, एंड वी गेट आइसोसाइनाइड, ठीक है, वी गेट आइसोसाइनाइड। भाई ये यहां पर फंडा होता है, ठीक है। सो KCN रिएक्ट रेडली टू फॉर्म साइनाइड विद क्या, किसके साथ बच्चों रिएक्ट करेगा, बच्चों KCN को रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए, एल्किल हैलाइड चाहिए। एल्कोहल में नहीं रिएक्शन होगी एल्किल हैलाइड में, क्योंकि एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन है दे आर गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज याद रखिएगा। सो एथेनॉल संभव नहीं है, इथिल ब्रोमाइड ये संभव है, क्लोरोबेंजीन संभव है, ब्रोमोबेंजीन बच्चों संभव है। अब देखो इस रिएक्शन में हमको हैलोजन वाला कंपाउंड चाहिए, लेकिन हैलोजन वाला कंपाउंड भी कौन सा, एलिफैटिक या एरोमेटिक। बच्चों याद रखो, एलिफैटिक और एरोमेटिक में, एरोमेटिक हैलाइड में रिएक्शन स्लो होती है, एरोमेटिक हैलाइड से लेस रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड में रेजोनेंस के कारण कार्बन और हैलोजन में डबल बॉन्ड होता है, तो यहां पर बेटा हैलोजन का रिमूवल मुश्किल होता है, यहां पर हैलोजन को निकलना मुश्किल होता है। सो एरोमेटिक हैलाइड आर लेस रिएक्टिव, उनमें रिएक्शन हो सकती है, बट यू नीड टू गो एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, आपको बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे जाओगे तभी रिएक्शन होगी, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगी। तो हमसे अगर नॉर्मल कंडीशन में पूछेगा तो बेटा हम कहेंगे एल्किल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड में रिएक्शन स्लो होती है क्योंकि वहां पे रेजोनेंस के कारण बॉन्ड मजबूत होता है, ठीक है साहब, ये चीज। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे आते हैं, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हमसे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, एल्किल हैलाइड के बच्चों हमसे बॉइलिंग पॉइंट यहां पर पूछा जा रहा है। बच्चों देखिए, जब हम एल्किल हैलाइड को लेते हैं ठीक है, जब हम बच्चों एल्किल हैलाइड को लेते हैं तो एल्किल हैलाइड के बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट है दे आर डिपेंडेंट ऑन 2 थिंग्स। मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूल में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल को चिपकाने वाले फोर्सेस कौन से हैं। तो एल्किल हैलाइड में एक फोर्स होता है डायपोल डायपोल और दूसरा फोर्स होता है बच्चों वेंडर वॉल, ठीक है, 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है बच्चों डायपोल डायपोल और एक होता है बच्चों वेंडर वॉल फोर्स। दोस्तों डायपोल डायपोल फोर्स अधिक होता है एल्किल फ्लोराइड में, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो काफी चार्ज जनरेट करता है, तो इससे डायपोल डायपोल अधिक होता है, ठीक है। फ्लोरीन में डायपोल डायपोल फोर्स अधिक है, हालांकि सबसे अधिक डायपोल मोमेंट क्लोरीन का होता है, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, ठीक है। दूसरा फोर्स होता है बच्चों वेंडर वॉल। वेंडर वॉल डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे, साइज पे, तो बच्चों वेंडर वॉल फोर्स अधिक है बच्चों यहां पर RI में। सो अगर हमें एल्किल हैलाइड दिए गए जिनमें बच्चों कार्बन की संख्या सेम है, सब में बच्चों कार्बन ग्रुप सेम है, तो इनमें बच्चों बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होता है, क्योंकि वेंडर वॉल फोर्स डोमिनेट करता है। आयोडीन और फ्लोरीन में मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस 4 गुना 5 गुने का है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 20% का है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस 5 गुने का है। तो ये बच्चों यहां पर चीजें, तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का जनरल ऑर्डर ये होता है। यहां पर हमको जो ग्रुप्स दिए गए उनमें बेटा एल्किल ग्रुप अलग अलग है, उनमें बच्चों एल्किल ग्रुप अलग अलग है। सो व्हेन द एल्किल ग्रुप इज डिफरेंट, तो ऐसे केस में किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा जिसमें मॉलिक्यूलर वेट अधिक है। ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें मॉलिक्यूलर वेट अधिक है, सबसे पहले क्या देखना है, मॉलिक्यूलर वेट देखना है, जिसमें कार्बन अधिक है उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। लेट्स से 2 मॉलिक्यूल में कार्बन सेम है, तब क्या करेंगे, तो देखो कि जहां पे ब्रांचिंग कम है
जिस एल्किलाइड में ब्रांचिंग कम है उसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा, क्योंकि वहां पे वैन डेर वाल्स फोर्स अधिक हो जाएंगे। 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन वालों का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, ए का तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, ए को हमने आउट कर दिया। अब बचते हैं बी, सी और डी, सब में 4-4 कार्बन है, सब में हाइड्रोजन सेम है। अगर कार्बन सेम है तो हमको ये देखना है कहां पे ब्रांचिंग कम है। बच्चों सबसे कम ब्रांचिंग बी में है, ये स्ट्रेट लीनियर मॉलिक्यूल है। स्ट्रेट और लीनियर मॉलिक्यूल में वैन डेर वाल्स फोर्स अधिक होता है, क्योंकि ब्रांच वाले मॉलिक्यूल में स्फेरिकल शेप होने के कारण सरफेस एरिया कम होता है और वैन डेर वाल्स फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। सो द आंसर, द मॉलिक्यूल विच इज गोइंग टू हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज बी, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम वैन डेर वाल्स फोर्स। ठीक है, ये चीज है। अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, ये बच्चों एक अच्छा सवाल है। बच्चों ये एक अच्छा सवाल है और हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस सवाल को बच्चों रिकॉल करना है। बच्चों देखिए, क्योंकि हमारा पिछला साल बच्चों कोविड क्राइसिस के कारण काफी ज्यादा हमारी स्टडीज बच्चों इफेक्टेड रही थी। सो कहीं पर भी हमें कोई भी चीजें जब पढ़ाई की मिलती तो हमें उसे फुल अटेंशन के साथ करना है। प्रिपरेशन के दौरान वी नीड टू बी सिंगल माइंडेड, वी नीड टू बी सिंगल माइंडेड। हमें अपने इन 2 सालों में बच्चों सिर्फ एक ही गोल रखना है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने एम पे काम कर रहे हैं। हमें जिंदगी में कोई काम नहीं करना है, हमें कोई कुकिंग नहीं करनी है, हमें कोई घर के कपड़े वपड़े नहीं धोने हैं, हमें कोई साफ सफाई नहीं करनी है, हमें कोई डांसिंग नहीं सीखनी है, हमें कोई कोडिंग नहीं सीखनी है। हमें इस समय सिर्फ और सिर्फ बच्चों सिंगल माइंडेड रहना है, क्योंकि अगर हम मल्टी माइंडेड रहेंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे अपने गोल से। ये चीज याद रखना, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। हमें इन 2 सालों में बच्चों सिंगल माइंडेड रहना है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों अपने गोल पे फोकस करना है। जैसे महाभारत में अर्जुन ने बच्चों सिर्फ और सिर्फ निशाना लगाते समय बच्चों सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख पे बच्चों निशाना किया था, वैसे ही हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है। वट एवर योर गोल इज, इधर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम और IIT नीट एग्जाम, बट यू हैव टू बी सिंगल माइंडेड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कई चीजें करोगे तो आप अपनी क्वालिटी को डिग्रेड कर लोगे। मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, वो नहीं बनना है। मास्टर ऑफ नन नहीं बनना है, हमें मास्टर ऑफ वन थिंग बनना है। किसी एक चीज को ही सीखो, बट अच्छे से सीखो। IIT नीट की तैयारी कर रहे बट उसको एकदम अल्टीमेट अंजाम तक ले जाएं। बोर्ड की तैयारी करें तो उसे अल्टीमेट एग्जाम तक ले जाए, अंजाम तक ले जाए, 100 आउट ऑफ 100। ये चीज, ये नहीं कि हम बोर्ड में भी अच्छा कर ले, डांसर भी अच्छे बन जाए, सोशल मीडिया भी कर ले, ना, गलत चीज। जिस चीज का जिस समय आएगा उस पर फोकस करेंगे। जिस समय हमको सिर्फ फैशन करना होगा, हम उस समय सिर्फ फैशन करेंगे, सिर्फ फैशन करेंगे, दुनिया वालों को दिखाएंगे अच्छे से फैशन क्या होता है। जिस समय हमको सोशल मीडिया पे लगना है, हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों सोशल मीडिया पे लगेंगे। जिस समय हमको सिर्फ मस्ती करनी है, अय्याशी करनी है, एकदम बमफाट तरीके से अय्याशी करेंगे, मस्ती करेंगे, लोगों को बताएंगे मस्ती और अय्याशी कैसे की जाती है, वो सिखाएंगे। जब पढ़ाई करना है तो लोगों को ऐसे सिखाएंगे कि पढ़ाई कैसे करते हैं। सिंगल माइंडेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिंगल माइंडेड। यू नीड टू बी सिंगल माइंडेड। दुनिया क्या कर रही, दुनिया क्या कर रही, हमें उससे मतलब नहीं। हम सिंगल माइंडेड, हमारा सिर्फ एक गोल है इस समय, दिन का सिर्फ एक गोल है कि आज मुझे 12 घंटे पढ़ने हैं। ये चीज है, ठीक है। चलिए, बहुत जरूरी होता है बच्चों बीच बीच में आपको पढ़ाई के साथ साथ और चीजों को भी बताना, क्योंकि हमारी बॉडी कई बार बच्चों डिप्रेशन में आ जाती है, कई बार हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, इसलिए ये सब भी जरूरी होता है। चलिए साहब, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल इज, बच्चों इनमें जो सबसे रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल है उसके बारे में बच्चों हम लोग बात करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं। अब बेटा न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल बच्चों अच्छे होते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, अगर मान लीजिए बच्चों हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज वाले जो एटम्स है वो सब सेम है, जैसे यहां पर भी नेगेटिव चार्ज O पे है, O पे है, O पे है, O पे है, सब जगह बच्चों नेगेटिव चार्ज अगर O पे ही है, तो ऐसे केस में बच्चों कौन सा वाला नेगेटिव चार्ज, कौन सा वाला O- ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? तो बच्चों यहां पे याद रखना, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जिस न्यूक्लियोफाइल में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा होगा तो वो कार्बन तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इनमें फ्रेंड्स लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला न्यूक्लियोफाइल बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। वो न्यूक्लियोफाइल जहां पे नेगेटिव चार्ज काफी कंसंट्रेटेड है, डीलोकलाइज नहीं है, वो न्यूक्लियोफाइल जहां पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। जहां पे नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे अगर हमसे पूछा जाए कौन सा न्यूक्लियोफाइल बच्चों सबसे बढ़िया है, तो उसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे।
ये हमारा हो गया CH3CH3O माइनस CH3CO माइनस। देखिए बच्चों ये जो है हमारा असलियत में ये होना चाहिए CH3CH2O माइनस। ठीक है, ये जो हम ऑप्शंस देख करके समझ पा रहे हैं, दैट शुड बी CH3CH2O माइनस। ये हमारा आइसोप्रोपॉक्साइड आयन है और ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है। ठीक है, और ये हमारा फिनॉक्साइड आयन। बच्चों देखो इनमें सबसे बेकार न्यूक्लियोफाइल तो ये होगा, सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल बी है। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जा रहा है, तो इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जा रहा है, ये तो सबसे बेकार है। आउट ऑफ ए, सी एंड डी बच्चों इनमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो है जहां पे नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, सब में कंसंट्रेटेड है, और जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है। तो बच्चों ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज से अटैच जो एल्किल ग्रुप है वो छोटा है, इथाइल ग्रुप। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड सबसे बड़ा। तो बच्चों द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू बी ए। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना। स्टेरिक हिंड्रेंस से और रेजोनेंस से न्यूक्लियोफाइल की ताकत कम होती है। न्यूक्लियोफाइल अगर कमजोर होगा तो वहां पे बच्चों SN2 रिएक्शन भी वीक हो जाती है। ठीक है भाई, ये चीज याद रखना। हमसे इस रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, हमसे इस रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे प्रोडक्ट होंगे। देखो बच्चों यहां पर हमको क्या बना रहा है दोस्तों, जब हम एरोमेटिक अमीन को NaNO2HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो ये होती है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। वी गेट दिस थिंग। पहली रिएक्शन क्या है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। उसके बाद हम उसमें CuCl प्लस HCl डाल रहे हैं। बच्चों देखो CuCl HCl हो सकता है या Cu2Cl2 प्लस HCl हो सकता है। बच्चों ये दोनों ही रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन से हमारी बच्चों कौन सी रिएक्शन है, ये है सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, और सैंडमेयर रिएक्शन में क्या बनता है बच्चों, एरोमेटिक हैलाइड बनता है। ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका, देखो डाइजोनियम सॉल्ट सारे एरोमेटिक कंपाउंड बना सकती है। डाइजोनियम सॉल्ट सारे एरोमेटिक कंपाउंड बना सकती है। डाइजोनियम सॉल्ट्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव बिकॉज दे कंटेन वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप N2। डाइजोनियम सॉल्ट में जो N2 ये तुरंत बच्चों निकल जाता है, क्योंकि N2 बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तुरंत निकल जाता है। और रिएक्शन के दौरान इस बेंजीन कार्बोकेटाइन के ऊपर जो भी नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, CuCl HCl में जो नेगेटिव चार्ज है वो है Cl माइनस, अटैक करके क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, सैंडमेयर। जब हम CuCl2 या CuCl प्लस HCl यूज करते हैं तो होती है सैंडमेयर रिएक्शन। और अगर हम बच्चों सिर्फ कॉपर प्लस HCl यूज करते हैं तो वो होती है गैटरमैन रिएक्शन। सिर्फ कॉपर अगर कैटलिस्ट है तो वो होगा गैटरमैन रिएक्शन। ये है बच्चों गैटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन बेटर होती है, ये रिएक्शन ज्यादा बेटर होती है, इसमें यील्ड अच्छी मिलती है। ठीक है, ये चीज। तो हमसे पूछ रहा है इस रिएक्शन में क्या बनेगा, ऑप्शंस नहीं दिए बट हमसे पूछ रहा है इस रिएक्शन में क्या बनेगा, आपको बता दिया। ठीक है, चलिए ये बच्चों देखिए अगेन एक बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत जरूरी चीजें। इसीलिए मैं आपसे बच्चों बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बच्चों इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। पढ़ते समय सिंगल माइंडेड रहिए। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं बच्चों कॉपी ले करके बच्चों पढ़िए। बच्चों पढ़ने का जो पुराना तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों, सबसे बेस्ट तरीका है। लोग आजकल पढ़ते समय हेडफोन लगाते हैं, दैट इज बैड बच्चों, वो गलत चीज है, गलत चीज है बच्चों। आप अपने माइंड को डाइवर्ट मत करिए। चुपचाप सिर्फ और सिर्फ आप आपके कमरे में होने चाहिए। आपके कमरे में बच्चों पढ़ाई का पूरा माहौल होने चाहिए। जो भी आसपास का एनवायरनमेंट है, कहीं पर भी बच्चों कोई भी फैशन वैशन वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, कोई भी बच्चों हीरो हीरोइन की फोटो नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी सिंपल, यू शुड बी वेरी बोरिंग। योर रूम शुड बी वेरी बोरिंग। आपका रूम बहुत बोरिंग होना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ किताबें होनी चाहिए। और हमें अपने नोट्स पे बहुत वर्कआउट करना होता है बच्चों। ठीक है, नोट्स पे हम जब पढ़ रहे हैं बच्चों, हम उसका जूस निकाल रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और उसको हम 50 बार रिवाइज कर रहे हैं। सो व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद टर्शियरी ब्यूटेनॉल, द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी, क्या होगा बच्चों, हमसे ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। सो RMgX, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली PH MgBr की बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स हमसे पूछा है कि जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टर्शियरी ब्यूटेनॉल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, एक चीज याद रखना है, इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन ले रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन अपनी हर रिएक्शन में क्या देता है, R-। ये हिस्सा हट जाएगा, ये हिस्सा बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर बॉन्ड होता है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड बहुत कमजोर बॉन्ड होता है, और हमें क्या मिलेगा, R-। अब बच्चे यहाँ पे एक चीज याद रखो, सारे बच्चे एक बात सुनेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही तगड़ा बहुत ही तगड़ा बेस होता है और बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर हमने ग्रिग्नार्ड रीजन को कोई सा भी ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जिसमें हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पानी, एल्कोहल, अमीन, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन से मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हल्का सा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इवन दिस इटसेल्फ,
कहीं पर भी अगर हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ग्रिग्नार्ड रीजन का R- तुरंत वहां से एक H+ ले लेगा और बना देगा क्या, एल्कीन, और उड़ जाएगा। ये बच्चों याद रखना, ये सबसे प्राइमरी बच्चों रिएक्शन, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन 70% ग्रिग्नार्ड रीजन के क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे। सो अगर हम बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, जैसे इस पर्टिकुलर सवाल में टर्शरी ब्यूटेनॉल ले रहे हैं, टर्शरी ब्यूटेनॉल अल्कोहल है, अल्कोहल में हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहां पर भी वही होगा। क्या होगा बेटा, PH- फिनाइल आयन एक हमारा अल्कोहल से H+ ले लेगा और हमें क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग, हमें क्या मिलेगी, बेंजीन रिंग। और जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है वो MgBr के साथ सॉल्ट बना लेगा। दिस इज इमटेरियल, दिस इज यूजलेस, द मेन चीज इज दिस। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या मिलेगा, बेंजीन, बेंजीन बच्चों यहां पर मिलेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हम ग्रिग्नार्ड रीजन से बच्चों अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो ये है कि ग्रिग्नार्ड रीजन किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल जहां पे हल्का सा भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चाहे वो अल्कोहल हो, अमीन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, तो अगर हम उसको ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्ट कराएं तो ग्रिग्नार्ड रीजन वहां से एक H+ ले लेगा और बना लेगा क्या, एल्कीन, या फिर जो भी हाइड्रोकार्बन है वो। ठीक है, तो यहां पर ये बनेगा। ओ माय गॉड, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। ये एक सवाल ऑल्दो एनसीईआरटी का नहीं है, बट ये रिएक्शन जरूरी है, ये रिएक्शन जरूरी है, एप्लीकेशन वाइज है। जेईई मेन में, नीट में बच्चों ये सवाल बन सकता है, बोर्ड एग्जाम में, आईएससी बोर्ड की बच्चों किताब में ये सवाल है। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे, क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, किससे बनता है, क्लोरोपिक्रीन किससे बनता है दोस्तों, जब हम क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक एसिड से बच्चों ट्रीट करते हैं, जब हम बच्चों क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं, नाइट्रिक एसिड इज HNO3, तो जब हम क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो बेटा ये रिएक्शन होती है, पानी निकल जाता है और हमें क्या मिलता है, ये मॉलिक्यूल मिलता है, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन। ठीक है, हमको ये मिलता है, यही मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, क्लोरोपिक्रीन, यही मॉलिक्यूल क्या कहलाता है बच्चों, क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोपिक्रीन क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लोरोपिक्रीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक टीयर गैस है। इस मॉलिक्यूल का सबसे पहले इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर में हुआ था, जहां पर कि ये एज ए वॉर वेपन के तौर पे यूज की गई थी, बट आगे चल के हम इसको थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं कि ये टीयर गैस के तौर पे यूज होती है बच्चों। कहीं भी दंगा अंगा अगर है, भीड़ अगर है, जैसे किसान प्रोटेस्ट वगैरह है, तो ऐसे केस में अगर पुलिस चाहती कि किसान अलग अलग हो जाए, लोगों को अलग अलग करना चाहता, प्रोटेस्ट को तोड़ना चाहती, तो ऐसे केस में वो टीयर गैस के गोलों का इस्तेमाल करती है। टीयर गैस थोड़े टाइम के लिए जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाती है, हमारी आंखों में बहुत बच्चों जलन पैदा करती है, और जब हम उसे इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में जाकर के एक एसिड का फॉर्मेशन करती है, जिससे हमारे लंग में बच्चों बहुत इरिटेशन होती है। अधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल बॉडी के लिए हार्मफुल होता है और बहुत ज्यादा इसमें सफोकेशन होता है। ठीक है, क्योंकि लंग्स को बच्चों खराब करती है। तो ये बच्चों टीयर गैस है, ये चीजें। इसके अलावा ये जो मॉलिक्यूल क्लोरोपिक्रीन, ये टीयर गैस के तौर पे यूज होता है, प्लस एज ए इंसेक्टिसाइड भी बच्चों यूज होता है। हम इसको बच्चों खेतों वगैरह में भी डालते हैं, और खेतों वगैरह में डालने के बाद जो हमारे रोडेंट्स होते हैं बच्चों, जो खेतों में बच्चों जो जमीन पे रहने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको ये मार देता है। जैसे चूहे हो गए या फिर और दूसरे कोई कीड़े मकोड़े जो जमीन पे रह रहे हैं, फसलों के ऊपर नहीं बच्चों, जमीन पे, उनको भी बच्चों ये मार देता है, क्योंकि उनके बच्चों इसी तरह का सफोकेटिंग एक्शन होता है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर में भी यूज होता है और टीयर गैस भी है। मेन इसको बच्चों हम लोग टीयर गैस के तौर पे यूज रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना बच्चों। एल्किलाइड चैप्टर में ऐसे 3 मॉलिक्यूल को मैं कहता हूं बच्चों को याद रखना है। एक तो डीडीटी है बच्चों, डीडीटी आप लोग जानते हो, क्लोरोबेंजीन, कौन के H2SO4 के साथ डीडीटी बनता है। दूसरा बच्चों होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC कैसे बनता है, हम बेंजीन लेंगे, 3 क्लोरीन लेंगे और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे और हमको ये मिलेगा BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको गैमक्सीन और 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन भी कहते हैं। हालांकि यहाँ पे बेंजीन नहीं है, बट ये एक गलती से इसका नाम पड़ गया BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। असलियत में बेंजीन नहीं, बट इसका नाम BHC है, इसीलिए जरूरी है एग्जाम में। तो ये BHC, ये भी एक तरह का बच्चों इंसेक्टिसाइड होता है, खेतों वगैरह में यूज करते हैं दीमक मारने के लिए। ठीक है, एंटी टर्माइट होता है बच्चों, दीमक मारता है। तो ये भी बच्चों एक इस्तेमाल की चीज है। डीडीटी हो गया, मलेरिया के मच्छरों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमारा दीमक को मारने की दवाई है। ये हमारा क्या है, ये गैमक्सीन है,
BHC है और लिंडेन है, ये 3 इसके नाम है बच्चों, ठीक है, याद रखना ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और तीसरी रिएक्शन बच्चों अभी भी बताया क्लोरोपिक्रीन वाली, क्लोरोपिक्रीन वाली जो अभी अभी हमने आपको बताई है, ये बच्चों तीसरी रिएक्शन ये, ठीक है। तो DDT, BHC और ये क्लोरोपिक्रीन, इन 3 रिएक्शन को याद रखना बच्चों, काम की है, किसी भी एग्जाम में बच्चों यूज हो सकती हैं। मिथाइल कीटोन ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाय विच रिएजेंट, अभी अभी आपको बताया है आइडोफॉर्म टेस्ट सबसे बेहतरीन होगा, ठीक है। टॉलिंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, स्किफ रिएजेंट टेस्ट, ये बच्चों एल्डिहाइड के द्वारा होते हैं। सो मिथाइल कीटोन बेटा CH3CO ग्रुप लगा हुआ है और साथ में एक R है, तो इसके लिए बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट सबसे बेटर है, हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। फिर आ गया बच्चों वही सवाल न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। देखो बच्चों, अगर हमारे पास RO- थे तो मैंने आपको बताया बच्चों उनमें कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। सभी न्यूक्लियोफाइल में बच्चों जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज था वो था सेम, तो हमने बताया कि ऐसे केस में वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा जिसमें R ग्रुप छोटा है, जिसमें छोटा न्यूक्लियोफाइल है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ पे बच्चों सीन क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इनमें बच्चों नेगेटिवली चार्ज बियरिंग ग्रुप अलग अलग है, तो ऐसे में हमको सवाल आता है कि F-, Cl-, Br- और I- में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिए, जब न्यूक्लियोफाइल एटम अलग अलग होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं, अलग अलग साइज, अलग अलग पीरियड के, सारे शब्दों को कॉपी में उतारना, जब न्यूक्लियोफाइल वाले एटम अलग अलग साइजेस के हैं, अलग अलग पीरियड को बिलोंग करते हैं, जैसे F- सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, तो जब न्यूक्लियोफाइल वाले एटम अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग पीरियड को बिलोंग करते हैं, तो ऐसे केस में न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है सॉल्वेंट के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर। अगर सॉल्वेंट है एप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब ऐसा सॉल्वेंट जहां पे हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है, ऐसे सॉल्वेंट जहां पे हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है, जैसे DMSO, DMF, एसीटोन, बेटा इनमें हाइड्रोजन किससे अटैच है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है क्या, ना, हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इनको कहते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। सो गाइस, एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है वो होता है छोटा न्यूक्लियोफाइल अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, छोटा वाला, छोटू अच्छा न्यूक्लियोफाइल, कब, एप्रोटिक सॉल्वेंट में। और अगर सॉल्वेंट प्रोटिक है, मतलब पानी एल्कोहल, पानी एल्कोहल में क्या है, हाइड्रोजन इज अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो अगर किसी सॉल्वेंट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो यहां पे बच्चों न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर होता है बच्चों बड़ा एटम अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ये चीज, बड़ा एटम बच्चों अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। क्यों, क्योंकि ऐसे में बच्चों क्या होता है, जो छोटा एटम होता है, जो F- होता है, वो पानी के मॉलिक्यूल से चिपक करके पूरी तरह से घिर जाता है, पानी के मॉलिक्यूल उसे पूरा कवर अप कर लेते हैं। अब अगर पानी के मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल को कवर अप कर देंगे तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं करने पाएगा। जैसे कि कोई हीरो हीरोइन आया और किसी सड़क पे चला गया बच्चों समोसा खाने के लिए या चाट खाने के लिए, सारी पब्लिक उसको बच्चों घेर लेगी, उसके साथ सेल्फी खिंचाने लगेगी, वो चाट ही नहीं खा पाएगा। सेम चीज यहां पर भी है, F- जैसे ही पानी के अंदर जाएगा, सारे पानी के मॉलिक्यूल, सारे पानी के हाइड्रोजन, क्योंकि वो उन पे प्लस चार्ज है, पानी में हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, वो सब बच्चों F- से चिपक जाएंगे और उसको पूरा इतना कवर अप कर लेंगे कि F- अब अपना काम नहीं कर पाएगा, अपने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में बड़ा वाला न्यूक्लियोफाइल जहां पर ये शील्डिंग कम होगी, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बड़े एटम के ऊपर है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कम है, इतने बड़े से एटम के ऊपर एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज डेंसिटी कम है, तो वहां पे सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन, सॉल्वेशन कम होता है। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में बड़ा एटम अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और एप्रोटिक सॉल्वेंट में छोटा एटम अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इस प्रिंसिपल को याद रखना। अब हमसे पूछा जा रहा है कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन सॉल्वेंट तो बताया नहीं है। सो बेटा अगर सॉल्वेंट नहीं बताया गया तो आप क्या अज्यूम करेंगे, आप अज्यूम करेंगे यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी। सवाल में हमसे पानी में बच्चों चीजें पूछी गई हैं, और बच्चों पानी में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बड़ा एटम बच्चों अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा पानी में, फॉलोड बाय Br एंड देन Cl-। ठीक है, तो यहां पे बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये होगा। SN2 में हमसे रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं बच्चों। SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमारा डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर। जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां पे बच्चों न्यूक्लियोफाइल, वहां पे SN2 रिएक्शन सबसे तगड़ी होगी। तो यहां पे भले ही हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यहां पे भले ही हमारे पास बच्चों ऑप्शन नहीं है, तो बच्चों ये होगा 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। 1 डिग्री एल्किलाइड इज गोइंग टू बी मोस्ट रिएक्टिव, फॉलोड बाय 2 डिग्री एल्किलाइड एंड देन बच्चों 3 डिग्री एल्किलाइड। तो ये बच्चों हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा।
So which of the following is correct about the reactivity towards SN2 reaction? So SN2 reaction के अगेंस्ट बच्चों रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। SN2 रिएक्शन के अगेंस्ट जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो बच्चों ये होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर SN1 होता तो उल्टा हो जाता, तो 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता, फॉलोड बाय 1 डिग्री, फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो SN2 में ये ऑर्डर, SN1 में ये ऑर्डर। ठीक है साहब, तो ये चीज बच्चों आप लोग याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अभी अभी आपको बताया एल्किल हैलाइड में बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायपोल डायपोल और वेंडर वॉल पे डिपेंड करता है। यहां पर डिसाइडिंग रोल प्ले करता है कौन, वेंडर वॉल फोर्स। वेंडर वॉल फोर्स बच्चों ज्यादा डिसाइडिंग रोल है। तो अगर बच्चों हमारे पास हैलोजन अलग अलग हैं, अगर हमारे पास बच्चों हैलोजन अलग अलग है, कार्बन चेन सेम है, तो आर का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, फॉलोड बाय RBr, RCl एंड देन RF। ठीक है, ये होगा हमारा जब एल्किल ग्रुप सेम है। और अगर बच्चों एल्किल ग्रुप अलग अलग है, हैलोजन सेम है, तो ऐसे केस में बच्चों वो एल्किल हैलाइड जहां पे एल्किल ग्रुप बड़ा है, बल्कि बड़े एल्किल हैलाइड में मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा, वेंडर वॉल फोर्स अधिक होगा, जिस कारण से बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। ठीक है बच्चों, सो अलग अलग एल्किल हैलाइड जिसमें एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, तो ऐसे केस में हमको मॉलिक्यूलर वेट देखना होगा, ब्रांचिंग देखनी होगी, उस आधार पर बच्चों काम करेंगे। तो यहाँ पे सभी में बच्चों 4 कार्बन वाले एल्किल ग्रुप हैं और हैलोजन के नाम पे क्लोरीन है। तो ऐसे में बच्चों जहां पे ब्रांचिंग कम होती है, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल में वेंडर वॉल फोर्स अधिक होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया अधिक होगा, वेंडर वॉल फोर्स अधिक होगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा। सो गाइस यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा N-ब्यूटिल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और एल्किल हैलाइड में बॉइलिंग पॉइंट वेंडर वॉल फोर्स से बच्चों कोरिलेट होता है। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। कुछ ही सवाल बचे हुए, तो अपने जोश को बच्चों पूरी तरह से बनाए रखिएगा। ठीक है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज, कौन सी रिएक्शन है ये, रिएक्शन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। बच्चों जब हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं। हम एल्कोहल में SOCl2 डाल सकते हैं, तो उससे हमें RCl मिलेगा प्लस SO2 प्लस HCl मिलेगा। ठीक है, हम एल्कोहल में अगर PCl5 डालेंगे तो भी हमको काम मिलेगा, PCl3, PBr3, PI3 डालेंगे तो भी काम होगा। इन सभी केसेस में हमको RCl, RX मिलेगा। ठीक है बच्चों, सो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के बहुत तरीके हैं। ये तीनों जो रिएक्शन हमने करी है, दे आर पर्टिकुलरली SN2 रिएक्शन। इनमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इनमें बच्चों रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, और इन रिएक्शन की खास बात यही है कि यहां पर हमारी कार्बन चेन में हैलोजन की बच्चों जो पोजीशन है वो बदलती नहीं, क्योंकि नो रीअरेंजमेंट के साथ रिएक्शन हो रही है। इन तीनों में बच्चों पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है डार्जन रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर गैसेस इन नेचर। सो दिस इज कॉल्ड डार्जन रिएक्शन and it is very very good to convert, it is very very useful in converting alcohol to alkyl halide। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन को हम लोग डार्जन रिएक्शन कहते हैं और बड़ी अच्छी बच्चों रिएक्शन होती है। चलिए फ्रेंड्स, हमसे पूछ रहा है कि SN1 रिएक्शन कहां पे अच्छे से होगी। SN1 रिएक्शन बच्चों 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में अच्छे से होती है, और इसके अलावा ऐसी जगहों पे अच्छे से होती है जहां पे कार्बोकेटाइन अच्छे से बनता है। ठीक है, SN2 इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू स्टेरिक हिंड्रेंस, तो जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है वहां पे SN2 अच्छे से होती है, और SN1 वहां पे अच्छे से होती है जहां पे बच्चों कार्बोकेटाइन अच्छे से बनता है। सो हमसे पूछ रहा है कि भाई SN1 रिएक्शन कहां पे अच्छे से होगी। तो फ्रेंड्स हमको ये देखना है कि कहां पे हमारा कार्बोकेटाइन बढ़िया सा बच्चों फॉर्म होगा। ठीक है, सो हमको अलग अलग कार्बोकेटाइन दिए जा रहे हैं बच्चों यहाँ पर। सो यहाँ पे जो पर्टिकुलरली हमारे लिए जो बेटर है, जो हमको बच्चों जो अच्छा लग रहा है बच्चों, वो हमको अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ये वाला बच्चों हमको सबसे बेस्ट लग रहा है। सो वी आर गोइंग फॉर दिस। No, just a minute, this is not good. So we want to go for this, क्योंकि यहां पर ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन followed by allyl carbocation, then 2 degree carbocation and then followed by 1 degree carbocation. So the option A is correct बच्चों, option A is correct, option A is बच्चों correct। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी बच्चों एक बात सवाल की किताब वाले की, कि ऑल द स्कूल किताब का सवाल है बच्चों। एक बार IIT में हमसे पूछा गया था कि इसमें और इसमें कहाँ पे SN1 रिएक्शन बेटर होगी, इसमें और इसमें बच्चों कहां पर SN1 रिएक्शन बेटर होगी। ठीक है, एक बार IIT का ही बच्चों एडवांस का बच्चों ये सवाल था, तो बच्चों याद रखना इसमें हमारी SN1 रिएक्शन बेटर होगी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में SN1 बेटर होगी, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है
वो बेंजाइल कार्बोकेटाइन से बेटर होता है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की संख्या इतनी अधिक है, देयर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन जो कि रेजोनेंस को बच्चों ओवरकम कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिग्री एल्किलाइड नहीं लिया गया, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। सो मतलब क्वेश्चन 8 जो है बहुत अच्छी जगह से बच्चों है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग इस ऑप्शन ए पे जाएंगे। सो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बेस्ट, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस खूब उत्तम है, खूब अच्छी मात्रा में रेजोनेंस है। SN1 जहां पे कार्बोकेटाइन मिलता है बहुत अच्छा खूबसूरत कार्बोकेटाइन बनेगा, फॉलोड बाय बच्चों एलाइल कार्बोकेटाइन, डबल बॉन्ड के बगल में कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस होगा, बट बेंजीन जितना तो नहीं बट थोड़ा सा होगा, बट वो बेटर है। फिर उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड देन बच्चों 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ए बच्चों यहाँ पर सही आंसर है, ए बच्चों यहाँ पर हमको बेटर लग रहा है। SN1 में क्या देखना है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कब स्टेबल होता है, जब रेजोनेंस होता है, प्लस चार्ज के बगल में डबल बॉन्ड या बेंजीन नहीं है, तो बच्चों रेजोनेंस से कार्बोकेटाइन बढ़िया होगा। और SN2 में क्या देखना होता है, स्टेरिक हिलने, जितना छोटा ग्रुप होगा उतना बच्चों अच्छा वहां पे SN2 होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म प्रोपेन नाइट्राइल एज द मेजर प्रोडक्ट। बच्चों अगर हम एल्किल हैलाइड को KCN के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें नाइट्राइल या साइनाइड मिलता है, और जब हम AgCN के साथ ट्रीट करते हैं हमें आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल मिलता है, जिसकी बदबू बच्चों बहुत तगड़ी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सवाल होगा कि किसके साथ हमको प्रोपेन नाइट्राइल मिलेगा, हमें प्रोपाइल 3 कार्बन चाहिए। ठीक है, प्रोपाइल 3 कार्बन चाहिए। सो 3 कार्बन का नाइट्राइल, ये बच्चों 3 कार्बन का नाइट्राइल है बच्चों, प्रोपेन नाइट्राइल है बच्चों ये। ठीक है, सो प्रोपेन नाइट्राइल बच्चों हमको बात कर रहा है यहाँ पर, कहां पर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब बच्चों फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने 2 कार्बन तो एल्किल हैलाइड से मिल जाएंगे और 1 कार्बन बच्चों हमको KCN से मिल जाएगा। तो यहां पर हमको प्रोपिल ब्रोमाइड और KCl लेंगे तब तो 4 कार्बन का साइनाइड बनेगा, हमें एथिल ब्रोमाइड और KCl लेना होगा। इससे हमको 3 कार्बन का, क्योंकि 2 कार्बन इधर और 1 कार्बन साइनाइड का, टोटल 3 कार्बन हो जाएंगे। और KCl लेने पे साइनाइड या नाइट्राइल बनता है, AgCN लेने पे आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल बनता है। तो गाइस यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। Which one of the following will form propane nitrile as the major product? बच्चों रिपीट हो गया सवाल। ठीक है, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सनलाइट प्रोड्यूस पॉइजनस गैस क्या है। बच्चों क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एनेस्थीसिया के काम में आता है। क्लोरोफॉर्म बच्चों ऑपरेशंस में यूज होता है, एनेस्थीसिया देने के लिए, सर्जरी में यूज होता है, और मूवीज में बच्चों किडनैपिंग के लिए यूज होता है। सो फ्रेंड्स अगर हम क्लोरोफॉर्म को एयर के साथ ट्रीट करते हैं तो बच्चों क्लोरोफॉर्म हवा की प्रेजेंस में धीरे धीरे बच्चों खुद ब खुद सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर बना लेता है पॉइजनस सब्सटेंस फॉस्जीन। हम ये नहीं चाहते हैं क्योंकि फॉस्जीन एक पॉइजनस सब्सटेंस है, बंदे को मार कर सकता है, लीथल है ये। तो इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए, फॉस्जीन के पॉइजनस इफेक्ट को बच्चों अवॉइड करने के लिए हम हमेशा क्लोरोफॉर्म में थोड़ा सा बच्चों एथेनॉल डाल देते हैं, कुछ बूंदे। इतना एथेनॉल मत डाल देना कि बंदा मस्त हो जाए एकदम, कुछ बूंदे बच्चों एथेनॉल की डालते हैं, क्योंकि ये एथेनॉल अगर रिएक्शन में दुर्भाग्य से थोड़ा बहुत फॉस्जीन बनेगा भी तो उसके साथ बच्चों रिएक्ट करके डाइएथिल कार्बोनेट नाम का बच्चों कंपाउंड बनाएगा जो कि नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो हमसे तो पर्टिकुलरली पूछ रहे हैं कि क्या बनेगा, तो फॉस्जीन बनेगा, बट फॉस्जीन को हम अवॉइड भी कर सकते हैं एथेनॉल डाल करके, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज डाइएथिल कार्बोनेट। नाम के साथ याद रखना, डाइएथिल कार्बोनेट ये नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर, सो फॉस्जीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, फॉस्जीन इज द करेक्ट आंसर। The product formed in the reaction of alcoholic silver nitrite with ethyl bromide. So बच्चों अगर हम एल्किल हैलाइड को KNO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है नाइट्राइट, और अगर AgNO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है नाइट्रोएल्केन। हमें क्या मिलता है बच्चों, नाइट्रोएल्केन। सो इन दिस केस वी विल गेट नाइट्रोएल्केन, विल गेट इथिल नाइट्रोइथेन मिलेगा हमको। ठीक है, सो नाइट्रोइथेन इज द करेक्ट आंसर। हमको AgNO2 दिया गया, सिल्वर नाइट्राइट दिया गया, तो वहां पे हमें नाइट्रोएल्केन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोगों का ये रिवीजन कम प्रैक्टिस सेशन बच्चों कंप्लीट होता है। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने एल्किल हैलाइड की प्रैक्टिस की है। कल हम आपको बच्चों एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर की बच्चों प्रैक्टिस कराएंगे, और कोशिश है बच्चों कि हमारी आपके एग्जाम से पहले अपना जो वादा है उसको हम पूरा कर सकें। आने वाले बच्चों 2 से 3 दिनों में हम आपको सारे चैप्टर्स बच्चों कंप्लीट कर लेंगे, और इसी तरह से बच्चों लास्ट मोमेंट पर अपना पूरा जोश बनाए रखिए और अच्छे से मेहनत करिए,
और हमको बड़ी खुशी होगी जब आपके अच्छे बच्चों बोर्ड एग्जाम में नंबर आएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपकी कोई भी बच्चों पर्टिकुलर कोई क्वेरी हो, कोई भी बच्चों डाउट वगैरह हो, तो इस एग्जाम के सीजन में, इस एग्जाम के मौसम में बच्चों आप ये समझ लीजिए कि मैं पूरा तरह से बच्चों आपका हूँ। कोई भी बच्चों डाउट अगर आप रेस करेंगे, चाहे हमारे स्कोर केमिस्ट्री ऐप पे, या फिर बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर पर्सनली बच्चों अगर हम कोचिंग के नंबर पे भी अगर आप फ़ोन करके कुछ भी चीज़ अगर क्वेरी करेंगे, तो बच्चों मैं 100% उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मेरी तरफ से बच्चों बहुत सारी बेस्ट विशेस, हमारी पूरी विजन टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग टर्म 1 एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।